हाँ तो भाई बीकॉम पार्ट 1 वालों, एग्ज़ाम सर पे सवार है और आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूँ। प्रैक्टिकल के कुछ वीडियो जो सेलेक्टेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिन चैप्टरों से, वो हमने कंप्लीट कर रखा है और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी थ्योरी का सीरीज चला रहा हूँ, इसमें मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका ऑनर्स पेपर है उसमें जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल ना बना सको तो थ्योरी भी कम से कम लिख कर आ सको। तो आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, देखते रहिए, आपको 100% यहाँ से मदद मिलेगी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई मैं कोई सामान आपको देता हूँ, ठीक है, जिसका कीमत 10,000 रुपया है और आपका मैंने इंस्टॉलमेंट बना दिया है कि आपको 2,000 अभी देना है और सामान ले जाना है, फिर जो 8,000 बचेगा उसको मैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कुछ बना दूंगा कि उसके बाद आप देते रहना मुझे। और मैं 2 शर्त रखता हूँ। पहला शर्त ये रखता हूँ कि भाई अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं ये सामान वापस ले आऊँगा और जो पैसा तुम दे रखे हो वो सारे पैसे मैं ज़ब्त कर लूँगा, ठीक है। तो ये कौन सा पद्धति कहलाएगा? तो ये कहलाएगा किराया क्रय पद्धति। क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? किराया क्रय पद्धति। आपको ध्यान से समझना है, ये किराया क्रय पद्धति है। जब सामान वापस लेने की धमकी आपको विक्रेता देता है तब आप समझना ये सब किराया क्रय पद्धति है, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि भाई ऐसा है तुम सामान ले जाओ, तुम सामान यूज करो, मेरा ड्यूज पैसा हर हाल में मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। हर हाल में मैं अपने ड्यूज पैसे के पीछे पड़ा रहूँगा, मुझे हर हाल में पैसे चाहिए, ठीक है। मैं संपत्ति वापस नहीं लूँगा, तुम संपत्ति को यूज करो, तोड़ दो, फोड़ दो, फेंक दो, बेच लो, कुछ भी करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमारा ड्यूज पैसा हमको वापस कर देना। इसको कहते हैं किस्त भुगतान पद्धति। पैसे किस्तों में भुगतान किए गए, सामान खरीद लिया, पैसे किस्तों में भुगतान किए, उस सामान को हम चाहे जैसे यूज करें, इसमें विक्रेता का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और न ही विक्रेता हमारे सामान को वापस मांगेगा। समझ रहे मेरी बात को? वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि आपके व्यू कम आते हैं तो फिर मोटिवेशन मेरा भी कम जाता है, मुझे भी मन नहीं करता है कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं तो आपको थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हमारे लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे। तो किस्त भुगतान पद्धति समझ रहे हैं? किस्त भुगतान पद्धति में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें जो सामान खरीदना है उसको हम खरीद लेंगे और पैसे भुगतान कर देंगे टाइम टू टाइम किस्तों में। अगर हम पैसे नहीं दे पाते हैं तो वो पैसों के लिए हम पे दावा करेगा, सामान वापस नहीं लेकर जाएगा। लेकिन किराया क्रय पद्धति में क्या, तो दोनों एक जैसा लगता है, क्वेश्चंस भी लमसम एक जैसे बनते हैं, लेकिन किराया क्रय पद्धति में क्या है कि सामान वापस ले जाएगा अगर हम पैसा नहीं देते हैं। तो आइए पढ़िए इसको। किस्त भुगतान पद्धति से आशय लिखा हुआ पर एक बड़ी राशि को एक बार में न देकर छोटे छोटे किस्तों में या हिस्सों में देने से है। किस्त को EMI के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे आप बजाज से कोई सामान खरीदते हो, बजाज EMI से सामान खरीदते हो तो वो अपने पैसे के दावे करेंगे, वो आपका सामान वापस नहीं ले जाएगा, वो किस्त भुगतान पद्धति पर काम करता है, ठीक है जी, समझ रहे। मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक बजाज को जाना है वो पैसे के लिए दावा करता है, पैसा अगर टाइम से नहीं दीजिएगा तो वो आपका चेक बाउंस कर देगा और उसके लिए चार्ज करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो किस्त भुगतान पद्धति से एक बड़ी राशि को है एक बार ना देकर किस्तों में चुकाना है, हिस्सों में चुकाना है, थोड़ा थोड़ा करके चुकाना है। आप जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, एक 2 बार आप रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। आगे बढ़िए। किस्त भुगतान पद्धति उधार खरीदी प्रणाली का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु का भुगतान तुरंत नहीं किया जाता है बल्कि भविष्य में किया जाएगा, ठीक है, भविष्य में किया जाएगा और किया जाता है और वो भी किस्तों में किया जाता है। आप चाहें तो ये बात भी नोट कर दीजिए। अगला है, उदाहरण के तौर पे अगर मोहन एक मोटर कार खरीदना चाहता है और उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वह किस्तों में मोटर कार खरीद सकता है तथा भुगतान किस्तों में करनी पड़ेगी, जिसमें उधार के धन में कुछ ब्याज की राशि भी जुड़ी रहेगी। चूँकि कोई भी उधार देगा तो अपना लॉस जो इन फ्यूचर उसको होना है उसकी वसूली वो आपसे करेगा और ब्याज के तौर पर करेगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़िए।
तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किस भुगतान पद्धति से आज से बड़ी राशि को बार बार एक बार न देकर छोटे छोटे हिस्सों में देने से है और किस्त को EMI के नाम से भी जाना जाता है। किस्त भुगतान पद्धति उधार खरीदी प्रणाली का एक रूप है। इसके अंतर्गत खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु का भुगतान तुरंत नहीं किया जाता है बल्कि भविष्य में किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमने लिया कि मोहन को एक मोटर कार खरीदना है पर उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो वह किस्तों में मोटर कार खरीद सकता है तथा भुगतान किस्तों में करनी पड़ेगी, जिसे में उधार की धन कुछ ब्याज की राशि के साथ चुकाई जाएगी। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल क्रय किए जाने वाले माल खरीदार की संपत्ति उसी समय हो जाती है जब उसे माल की सुपुर्दगी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई सामान हमने आपको बेचा है किस्त भुगतान पद्धति पर, तो आप मालिक हो गए, आप ले जाइए उस सामान के, आप मालिक हैं। बस हमारा जो पैसा आपके ऊपर ड्यूज है वो दीजिएगा। मैं अब सामान को नहीं जानता, मेरा जो पैसा आपके ऊपर ड्यूज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। यह है किस्त भुगतान पद्धति। लेकिन मैं सामान को जानता हूँ, मैं सामान वापस ले लूँगा, यह है किराया क्रय पद्धति। ठीक है भाई, क्लियर, आप मालिक हो गए। तो किस्त भुगतान पद्धति में के अंतर्गत माल क्रय किए जाने में माल खरीदार की संपत्ति उसी समय हो जाती है जब वो क्रय करता है या उस समय उसको सप्लाई किया जाता है, सुपुर्द किया जाता है कि आप ले जाइए, उस समय उसका मालिक वो बन जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल समझे कि किस्त भुगतान पद्धति क्या है। भाई एक सामान खरीदना है, किस्तों में पैसा देना है और सामान अपना हो गया, मालिक हो गया आप सामान के। ठीक है, और पैसा दे देना है उसको। किस्त भुगतान पद्धति की कुछ विशेषताएं भी आपको पढ़नी है। माल की उधार बिक्री होना। किस्त भुगतान पद्धति तभी से लागू की जाती है जब उधार खरीदने, इस विधि का प्रयोग हम उधार खरीदने बेचने के लिए ही करते हैं। नगद खरीदना बेचना होता तो किस्तों की बात ही नहीं आती, आप पैसा दीजिए और ले जाइए सामान। तो माल की उधार बिक्री होना। किस्त भुगतान पद्धति की विशेषता यह है कि जब माल की उधार बिक्री होती है तभी इसकी बात होती है कि हाँ भाई उधार दे दीजिए, हम आपको किस्तों में पैसा देंगे। तो इसके अंतर्गत माल की, इसको डिटेल थोड़ा देख लेंगे इसके अंदर माल की बिक्री तो होती है और इसकी सुपुर्दगी क्रेता को दे दी जाती है, परंतु इसका पूर्ण भुगतान बिक्री के समय नहीं होता है। इसलिए वह बिक्री एक तरह से उधार बिक्री है। बिल्कुल पूरा पैसा हम दे नहीं रहे हैं और हम किस्तों में पैसा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमने उधार खरीदा। बहुत सीधी सी बात है, हमने उधार सामान खरीदा, हमने पैसा दिया नहीं, सामान हम यूज कर रहे हैं, पैसा हम धीरे धीरे देंगे। तो ये उधार का खरीदने का एक तरीका है, समझ रहे हैं। अधिकार। वस्तु की सुपुर्दगी के पश्चात वस्तु क्रेता के अधिकार में आ जाता है। आप अधिकार आपका हो गया। अगर आपने कोई लैपटॉप है उसको आपने किस्त भुगतान पद्धति पे खरीदा है तो आप उसके मालिक हो गए। आप यूज करिए, फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, बस पैसा उसका दे दीजिएगा। लेकिन किराया क्रय पद्धति पे आप खरीदते हैं तो आप उसके मालिक नहीं, यूज करने को मिला है, मालिक नहीं। आप सारे पैसे जब तक आप चुका नहीं दोगे तब तक आप उसके मालिक बन भी नहीं पाओगे। अगर आप नहीं चुका पाओगे तो वो लैपटॉप कंपनी वाला वापस ले जाएगा, उठा कर ले जाएगा। ठीक है, समझ रहे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व क्या होता है? अनुबंध होते ही वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है, आप मालिक हो जाते हो, चाहे उसकी कीमत भुगतान किया हो या न किया हो, आपने पूरी पैसे दी हो या किस्तों में देने का वादा किया हो, आप मालिक हो गए तो हो गए। अब आप वस्तु पर मालिकाना हक है आपका, आप जो करना चाहते हैं वस्तु के साथ करिए, बस पैसा उसका लौटा दीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते। भुगतान। क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान अनुबंध के अनुसार निश्चित अवधि में सामयिक किस्तों में किया जाता है। समय टू समय, टाइम टू टाइम उसको किस्तों में पैसा दिया जाता है। ठीक है। इच्छानुसार उपभोग। इस पद्धति में क्रेता को वस्तु का अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर सकता है, चाहे वो उसे नष्ट करे, चाहे क्षति पहुंचाए, चाहे वो बेच दे, चाहे वो गिरवी रख दे, जो करना चाहता है वो कर दे वस्तु के साथ, कोई रोकने वाला नहीं। आगे। तीसरे पक्ष का अधिकार। यदि वह वस्तु क्रेता द्वारा बेच दी जाती है अथवा गिरवी रख दी जाती है तो इस प्रकार संबंधित यह तीसरा पक्षकार उस वस्तु का श्रेष्ठ खुद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। चूंकि आपकी वस्तु हो गई, किराया क्रय पद्धति तो है नहीं कि रिस्क रहेगा, वस्तु वापस करनी पड़ेगी। अब तो वस्तु वापस नहीं करनी है, वस्तु आपकी है, सब भले ही पेमेंट बाद में करो, वो पेमेंट का दावा करेगा आपके ऊपर, वस्तु का दावा नहीं करेगा। ठीक है, तो वस्तु आप चाहो तो बेच लो, तीसरे पक्षकार को बेच लो। ठीक है, तीसरा पक्षकार का मतलब क्या हो गया? एक तो पहले आप खरीदार थे, दूसरा बेचने वाला था, तो दो पक्ष हो गए। अब तीसरा पक्षकार जिसको आपने बेच दिया तो तीसरा पक्ष हो गया। आप इस वस्तु को जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे बेच दीजिए। तीन बातें हमने आपको समझाई। माल की उधार बिक्री हो सकती है,
अधिकार उसी समय मिल जाएंगे आपको, स्वामी आप उसी समय बन जाएंगे, भुगतान किस्तों में करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार यूज करिए, तीसरे पक्ष को भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः अधिकार किराया कर पद्धति की तरह किस्त भुगतान पद्धति में विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता है। विक्रेता इस माल को पुनः अपने अधिकार में वापस नहीं ले सकता है। क्लियर, समझ रहे हैं? अब ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किराया क्रय पद्धति क्या और किस्त भुगतान पद्धति क्या है, दोनों में अंतर पढ़ लीजिए। आपको जो पूछ दे किस्त भुगतान पद्धति से संबंधित किस्त भुगतान पद्धति क्या है, इसकी क्या विशेषता है, दोनों में क्या अंतर है, आप सारी बातें लिख दीजिए जितना आप जानते हैं। ठीक है, थ्योरी में गलत नहीं होता है, जितना आप जानते हैं उतना अपने थॉट दे सकते हैं। ठीक है, जितना आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है। दुकानदार का अधिकार, तो किराया क्रय पद्धति में तो दुकानदार का अधिकार रहता है उस वस्तु का, क्योंकि वो वापस ले सकता है। किस्त भुगतान पद्धति में वो अधिकार क्रेता के पास चला जाता है, दुकानदार वो वस्तु अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ किस्तों पे सामान दिया है, पैसा वो लेगा, पैसे का दावा करेगा कि हाँ भाई पैसा नहीं मिला, आपने क्यों नहीं दिया। तो दुकानदार का अधिकार, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि खरीदने वाला व्यक्ति किसी किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उस स्थिति में विक्रेता द्वारा उस माल को जब्त करने का अधिकार है, उसको पूरा हक है कि वह माल वापस ले जाए। किसमें किराया क्रय पद्धति में। ठीक है भाई, लेकिन जब किस्त भुगतान पद्धति की बात आएगी, समझना, किस्त भुगतान पद्धति की बात आएगी तो दुकानदार का हक नहीं है कि वो माल वापस ले जाए, उस पर हक नहीं जताएगा, वो पहले ही बेच चुका है। उसने कह दिया कि माल को जो चाहे तुम इस सामान को बेच दो, फेंक दो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा वापस कर दो। इसको कहते हैं किस्त भुगतान पद्धति। सामान वापसी सिंपल, अभी जस्ट हमने आपको समझा। किराया क्रय पद्धति में सामान वापस ले सकते हैं, लेना है। किस्त भुगतान पद्धति में सामान वापस नहीं लेना है, पैसा चाहिए। सुरक्षा, किराया क्रय पद्धति में क्रेता को अधिक सुरक्षा मिलती है, क्योंकि पैसा नहीं दीजिएगा, सामान भी यूज कर लीजिए और सामान वापस ले जाएगा, सामान का भी रिस्क नहीं है, और पैसा सामान वापस ले गया तो आपको पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में तो विक्रेता कहते हैं हम सामान नहीं लेंगे, तुम इसको ख़राब कर दोगे तो फिर मुझे वापस कर दोगे, ऐसा ना चलेगा, आप मुझे पैसा दे देना। ठीक है, तो इसमें क्रेता को थोड़ा सा रिस्क रहता है। क्लियर। माल पर अधिकार, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान करने के बाद जो खरीदार होता है वो मालिक बनता है, उसका हक उसको तब मिलता है जब वो अंतिम किस्त भुगतान कर देता है। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में यह अधिकार उसे तुरंत मिल जाता है, जब वो अनुबंध करेगा, एग्रीमेंट बनवाएगा, किस्तों का एग्रीमेंट बनवाएगा, वो अधिकार मिल गया, आप यूज करिए। ठीक है। जोखिम भरा, इस पद्धति में जब तक क्रेता द्वारा अंतिम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक सारा जोखिम विक्रेता का रिस्क है, इसमें विक्रेता को रिस्क है। किराया क्रय पद्धति में विक्रेता को रिस्क है, क्रेता को फायदा है। ठीक है, क्रेता माल भी यूज कर लिया, पैसा भी नहीं दिया, माल वापस ले जाइए। ठीक है, और विक्रेता क्या करेगा ले जाके, उसने किराया क्रय पद्धति पर दिया है कि पैसा नहीं वापस करूँगा, माल ले आएंगे, लेकिन वो तो पुराना हो गया सामान। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है विक्रेता के ऊपर। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में ज़्यादा रिस्क क्रेता के ऊपर है, सामान जैसा भी हो आपको रखना ही पड़ेगा, पैसा हर हाल में वापस करने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। संपत्ति बेचने का अधिकार, तो आपको तो समझते हैं कि आपको संपत्ति रखना पड़ेगा, अगर किराया क्रय पद्धति में काम कर रहे हैं तो संपत्ति तो रखना पड़ेगा। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर संपत्ति रखो ना रखो फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे वापस करने आप उसको। बस सिंपल सा दिमाग में ये बिठा लीजिए कि किराया क्रय पद्धति में हम सामान का पैसा नहीं दे पाएंगे तो सामान ले जाएगा, किस्त भुगतान पद्धति में हम सामान का पैसा नहीं दे पाएंगे तो सिर्फ पैसे के लिए दावा करेगा, पैसे सामान नहीं ले जाएगा। आगे मरम्मत का दायित्व, बहुत अच्छी टॉपिक है। किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त भुगतान से पूर्व अगर सामान में कुछ मरम्मत की आवश्यकता होती तो उसकी जिम्मेदारी विक्रेता की होती है। ठीक है, आप देखेंगे जनरली जब तक आप इंस्टॉलमेंट बनाते हैं ना तब तक का आपको शोरूम वगैरह वाला फ्री सर्विस देता है। ठीक है, ताकि सामान को टाइम टू टाइम आप देखते भी रहेंगे कि सही से यूज हो रहा है, और आप में जो खराबी सामान में आएगी उसका मरम्मत भी करवा देगा, है कि नहीं। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में भाई सामान आपका है, सामान के साथ जो करना है करिए, पैसा वापस करना है आपको, तो सामान आप मरम्मत करवाइए नहीं करवाइए ये आपकी जिम्मेदारी, किसकी, जो क्रेता है उसकी। क्रेता जाने, क्रेता को तो
हर हाल में विक्रेता को पैसे देने, विक्रेता को हर हाल में विक्रेता से पैसे वसूलने, सामान को गोली मारिए, सामान को जाने दीजिए, जो करना है करे क्रेता, ठीक है। विक्रेता को तो बस इत्मीनान इस बात का है कि हमें पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, आपको पढ़ना चाहिए। एक बार इस वीडियो को आप लेकर रिकॉर्ड करके और लिख कर प्रैक्टिस करिए। मेरा टिप्स ये है आपके लिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन थ्योरी के लिए करवाया है और इस सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 2 क्वेश्चन आपको मात्र बनाने हैं थ्योरी के, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के बनाने, एक आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले। इतना पढ़ना, इतना आसान सिलेबस तो आपको 9th और 10th में भी नहीं रहा होगा जितना आसान सिलेबस है ये, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप परेशान हैं तो क्या कह सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों तक कम से कम एक बच्चा 10 अपने मित्रों को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और जितना शेयर करेंगे आप, हम उतने आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है, समझ रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।